हैप्पीनेस हब की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक तोता और एक तोती का गुजर एक वीरान से गांव से होता। वीरानी देखकर तोती ने ये सवाल किया कि इस गांव की वीरानी का सबब क्या हो सकता है। तोते ने कमाल बेनियाजी से जवाब दिया कि यूं लगता है कि यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ। जब तोता और तोती आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उसी वक्त एक उल्लू का भी वहां से गुजर होता है। उसने तोते का जवाब सुन लिया और रुक कर उनसे मुखातब हुआ कि मुझे आप लोग इस गांव में नए लगते हैं। अगर आज की रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ तो मुझे इसकी बेहद खुशी होगी। उल्लू की इस मोहब्बत भरी दावत को ये जोड़ा इनकार न कर सका। चुनाचे उन दोनों मियाँ बीवी ने ये दावत कबूल कर ली। अब अगली सुबह जब ये जोड़ा उल्लू का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगा तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और ये बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। तोती ने परेशान होकर जवाब दिया कि ये भी भला कोई पूछने की बात है, मैं अपने खामन के साथ वापस जा रही हूँ। उसका ये जवाब सुनकर उल्लू मुस्कुराया और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता तोती और उल्लू के दरमियान पहले बहस और बाद में बात लड़ाई तक आ गई। तो उल्लू ने तोता और तोती के सामने एक तजवीज रखी कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना ये मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। ऐसे में काजी जो भी फैसला करेगा वो हम तीनों को कबूल होगा। उल्लू की इस तजवीज को मान लिया गया और वो तीनों काजी के सामने पेश हो गए। अब काजी ने दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला उल्लू के हक में दे दिया। बेचारा तोता इस नाइंसाफी पर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से चल पड़ा। तो ऐसे में पीछे से उल्लू ने आवाज दी, अरे भाई, अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को भी अपने साथ लेते जाओ। तोते ने बड़ी हैरानगी के साथ उल्लू की तरफ देखा और पूछा कि अब ये मेरी बीवी कहाँ रही है? अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो? उल्लू ने तोते की बात सुनकर इंतहाई नरमी से जवाब दिया कि नहीं भाई, ये मेरी नहीं तुम्हारी बीवी है। मेरा मकसद तो तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बल्कि वो तब वीरान होती हैं कि जब वहां से इंसाफ उठ जाता है। अब आते हैं हम अपनी आज की असल कहानी की तरफ। पाकिस्तान के ईमानदार सियासतदान की शोहरत रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो ने जब 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक की निगाह इंतखाब आप पर पड़ी। हैप्पीनेस हब की सीरीज हमारे वज़ीर आज़म की 10वीं किस्त में आज हम बात करेंगे मोहम्मद खान जुनेजो की। सीनियर सहाफी अजहर सुहेल अपनी किताब सिंदड़ी से ओजड़ी कैब तक में लिखते हैं कि 21 मार्च 1985 की रात तक किसी के वेमो गुमान में भी ये नहीं था कि सिंध के एक छोटे से गांव सिंदड़ी से तल्लुक रखने वाले मुनकसर मिजाज सियासतदान मोहम्मद खान जुनेजो, जिन्हें उनके सियासी पेशवा पीर पगाड़ा उनको साबिक वजीर रेलवे होने की वजह से रेलवे बाबू कहकर बुलाया करते थे, अचानक मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। अजहर सुहेल अपनी इस किताब में आगे चलकर मजीद लिखते हैं कि अगरचे पीर पगाड़ा ने इंतखाबात से कबल ये कह दिया था कि हम वजीर आजम के लिए मोहम्मद खान जुनेजो को उधार पर दे देंगे, लेकिन उस वक्त वजीर आजम की दौड़ में 5 लोग शामिल थे। मीर जफरुल्लाह खान जमाली जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, मोहम्मद खान जुनेजो और इलाही बाग सुमरो जिनका ताल्लुक सिंध से, मोहम्मद असलम खान खटक सरहद से और मखदूम अहमद रजा गिलानी का ताल्लुक पंजाब से था। जमाली साहब को कम उम्र और एक जज्बाती नौजवान होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। अहमद रजा गिलानी पंजाबी होने की वजह से रह गए और मोहम्मद असलम खान खटक चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान की वजह से छोड़ दिए गए। अब पीछे रह जाने वाले दोनों उम्मीदवार सिंध से और तकरीबन एक ही हैसियत के जमींदार थे, लेकिन उनमें से एक को पीर साहब पगाड़ा की मुकम्मल हमायत हासिल थी। मोहम्मद खान जुनेजो ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज 21 साल की उम्र में किया। 1962 में आपको सांगड़ से मगरबी पाकिस्तान की सूबाई असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया और जुलाई 1963 में आप मगरबी पाकिस्तान के वजीर बने। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने वजीर आजम के तौर पर मोहम्मद खान जुनेजो का ही इंतखाब क्यों किया? इस हवाले से सेनेट में एक तवील अरसे तक
قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف رہنے والے راجہ محمد ظفر الحق کہتے ہیں کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے ارد گرد ان کے کرتا دھرتا جرنیلوں کی یہ رائے تھی کہ سندھ سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اب اگلا وزیر اعظم بھی سندھ ہی سے لانا چاہیے تاکہ اس کو قبولیت کی سند مل سکے، اور کچھ ایسی ہی رائے پیر صاحب پگھاڑا کی بھی تھی۔ پھر معاملہ فیملی اور دیانتداری کا جو درجہ محمد خان جنیجو کو حاصل تھا وہ کسی دوسرے میں کم ہی تھا۔ سینئر صحافی اور دی نیوز اور دی نیشن کے سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر سلیم بخاری کہتے ہیں کہ جنرل محمد ضیاء الحق کو ایک نرم گفتار سیاستدان کی ضرورت تھی کہ جس کے اپنے کوئی عزائم نہ ہو، اسی لیے ان کی نظر انتخاب محمد خان جنیجو پر پڑی۔ چنانچہ 18 اگست 1932 کو پیدا ہونے والے محمد خان جنیجو کا انتخاب پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کے طور پر کر لیا گیا۔ محمد خان جنیجو کی ایوان وزیر اعظم میں آمد اور روانگی دونوں ہی دھماکہ خیز اور غیر متوقع تھی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے جنیجو کا انتخاب انتقال اقتدار کے بجائے اقتدار میں شراکت کے لیے کیا تھا۔ 10 مارچ 1985 کو ضیاء الحق نے آئین کی بحالی کا فرمان جاری کیا اور اس فرمان کے تحت صدر کو اپنی صوابدید پر قومی اسمبلی کے اراکین میں سے وزیر اعظم کی نامزدگی کا اختیار حاصل تھا۔ چنانچہ 23 مارچ 1985 کو ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ضیاء الحق کا یہ جملہ کہ جمہوریت کا پودا مارشل لا کے درخت کے سائے تلے پروان چڑھے گا نئی سویلین حکومت کو اپنے تابع اور متی رکھنے کی خواہش کا آئینہ دار، لیکن اپنے انتخاب سے اگلے ہی روز جب اسمبلی کے فلور پر محمد خان جنیجو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ سویلین حکومت مارشل لا کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مارشل لا کو اٹھا دینا چاہیے، تو سیاسی موقعات پر نگاہ رکھنے والوں کو یہ احساس ہوا کہ محمد خان جنیجو اتنے بھی تابع فرما ثابت نہیں ہوں گے۔ محمد خان جنیجو کا چونکا دینے والا اور غیر متوقع فیصلہ ضیاء الحق کے نامزد کردہ 3 ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر محبوب الحق، ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ، ان تینوں کو مختلف اوقات میں ان کے عہدوں سے ہٹانا تھا۔ محمد خان جنیجو کے معاون خصوصی اور کابینہ کے رکن سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محبوب الحق کو وزارت خزانہ سے ہٹا کر یاسین بھٹو کو یہ منصب سونپا گیا، اور یہ جنیجو کی آزادانہ اور خود مختار سوچ کو ظاہر کرتا تھا۔ محمد خان جنیجو نے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ پاس کروایا جس میں ضیاء الحق کے 1979 کے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں ترامیم کی گئی۔ ان ترامیم کے نتیجے میں جنیجو آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور پارلیمانی پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ اسی طرح سے اب بنیادی حقوق کی بحالی اور ایمرجنسی کے خاتمے نے سیاسی جماعتوں کے لیے تنظیمی سرگرمیوں کی راہ کو کھول دیا۔ پیپلز پارٹی کی جلا وطن رہنما بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی نے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی۔ سرتاج عزیز کے مطابق 10 اپریل 1986 کو بے نظیر کی وطن واپسی پر جو ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف جنیجو نے نرم رویے کا مظاہرہ کیا اور بے نظیر کے استقبالی جلوس میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ ڈالی، اور پھر بے نظیر نے بھی سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعظم کی بجائے صدر پر زیادہ تنقید شروع کر دی، اور بے نظیر کی اس حکمت عملی نے ضیاء الحق کو شک میں مبتلا کر دیا کہ جنیجو کسی نہ کسی طرح سے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساز باز کرنے میں مصروف ہے۔ ضیاء الحق کو یہ بھی شک تھا کہ جنیجو جان بوجھ کر ان کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یہیں سے ان دونوں کے درمیان انتظامی نوعیت کے اختلافات ابھرنا شروع ہو گئے۔ دسمبر 1985 میں مارشل لا کے خاتمے کے بعد صدر اور وزیر اعظم کے درمیان پروٹوکول اور سٹاف پر محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ اس میں سیکٹریوں اور سفیروں کی تعیناتی اور حتیٰ کہ فالکن طیارے کے استعمال جیسے معمولی نوعیت کے مسائل بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی طرف سے وزیروں، اعلیٰ فوجی افسروں اور سول بیوروکریسی کے افسران کو 800 سی سی گاڑیوں کے استعمال کے پابند کرنے کے فیصلے کو اس دور میں بہت سراہا گیا، مگر اس غیر روایتی فیصلے پر عمل درآمد صرف
6 माह तक ही हो सका। और उस दौर के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट सैयद इर्तिका अहमद जैदी अपनी आप बीती इर्तिका कहानी एक सरकारी मुलाजिम की में लिखते हैं कि उस दौर के एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन AGN काजी अपनी तवील कामती के बायस 800 सीसी की सुजुकी कार में मुश्किल से फंस कर बैठते थे। उनके मुताबिक थोड़े ही अरसे में ब्यूरोक्रेसी ने मुख्तलिफ तौजीहात और बहानों से वजीर आजम को ये फैसला खत्म करने पर कायल कर दिया। ताहम जुनेजो हुकूमत की रुखसती के हतमी सफर का आगाज 1987 से हुआ और इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला से था। जियाउल हक अपने करीबी मशीरों की मदद से गुज़श्ता 8 सालों से अफगान पॉलिसी के स्याह और सफेद के मालिक थे, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम ये समझते थे कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होने की वजह से उन्हें आजादाना खारजा पॉलिसी अपनानी चाहिए। वजीर खारजा साहिबजादा याकूब अली खान जियाउल हक से खसूसी कुर्बत के बायस खारजा पॉलिसी में जियाउल हक की तरजीहात और मफादात को मुकद्दम रखते थे। दफाई तज्जिया निगार शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस रोड्स में लिखते हैं कि 1987 में कुछ अमेरिकी ओहदेदार अफगानिस्तान में रूसी इनखला के बाद दाबक बादशाह जाहिर शाह को काबुल हुकूमत का सरबराह बनाने का मुजवजा मंसूबा लेकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तानी वजीर खारजा इस मंसूबे को अफगानिस्तान के मसले का हल समझते थे, जबकि वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने यह महसूस किया कि ये मंसूबा उनसे बाला ही बाला तय किया जा रहा है और इसी सोच के जेरे असर मोहम्मद खान जुनेजो ने साहबजादा याकूब खान को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। 1988 की पहली सरमाई में दो वाकयात से इन ताकत के इन दो मराकज के दरमियान नाकाबिले अबूर खलीज हायल हो गई और इस खलीज ने आगे चलकर वजीर आजम की किस्मत का फैसला किया। पहले वाक़े का तल्लुक पाकिस्तान के आला फौजी और सिविल एहलकारों का अफगान मसले के हल के बारे में अमेरिका और रूसी एहलकारों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग के हवाले से था। सरताज अजीज के मुताबिक इस मीटिंग में सदर आला फौजी अफसरों के साथ साथ सिविल एहलकारों ने भी शिरकत की। इन सिविल एहलकारों में गुलाम इसाक खान, डॉक्टर महबूबुल हक और वो खुद शामिल थे। सरताज अजीज के मुताबिक इस आला सतही मीटिंग में वजीर आजम को ना बुलाना यकीनन मानी खेज था। वजीर आजम के बेख्तियार होने का एहसास और ज्यादा गहरा हो गया और वजीर आजम ने फिर जवाबी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया। मार्च 1988 में अफगान मसले के हल के समझौते का आखिरी मरला दरपेश था। चुनाचे वजीर आजम ने मशावरत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की। तमाम सियासी क़यादत बशमूल बेनज़ीर भुट्टो की शराकत से जुनेजो ने नजरअंदाज किए जाने के तासर को ज़ायल करने की कोशिश की और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस कॉन्फ्रेंस में जियाउल हक को शिरकत की दावत न दी गई। कौमी सियासी क़यादत के मुस्बत रद्द अमल ने वज़ीर आज़म का हौसला बढ़ा दिया। अब जुनेजो ने अगला कदम ये उठाया कि ज़ैन नूरानी को वज़ारत खारजा का इंचार्ज बनाकर जेनेवा भेज दिया और यूं मशहूर जमाना जेनेवा मुआहदे पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए। जुनेजो के इस इक़दाम ने जियाउल हक को आग बगोला कर दिया। 29 मई 1988 की शाम मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में बैठे चाय पीने की तैयारी कर रहे थे कि ऐवान सदर का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी तेजी से मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ आया और बोला कि सर एक बुरी खबर है, जियाउल हक ने आपकी हुकूमत बरतरफ कर दी। जुनेजो के लिए ये अल्फाज किसी धमाके से कम न थे, मगर वो किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार किए बगैर अपने कमरे में चले गए। हैप्पीनेस हब की अगली किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आज़म और पाकिस्तान के पहले इनकलाबी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो की। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।